ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन को सांस कहते हैं और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरूवेट कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो ये जो ऑक्सीश्वसन की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। पायरूवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। तो जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु कहाँ होते हैं? एक तो जब पायरूवेट से एसिटिल कोएंजाइम बनता तब निकल जाता है और 2 क्रेब चक्र में मुक्त हो जाते हैं और हाइड्रोजन परमाणु तो पूरे ही पृथक हो जाते हैं। फिर हाइड्रोजन परमाणु से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं। यानी जो हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं वो ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो ऑक्सीजन परमाणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी का संश्लेषण होता है। तो एटीपी का संश्लेषण किससे होता है? हाइड्रोजन परमाणुओं से होता है। पहली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है, जबकि दूसरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में संपन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है इसमें सब हाइड्रोजन परमाणु मुक्त हो जाते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली है वहां पर एटीपी का निर्माण होता है। फिर कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलिटिक अपचयन से बनने वाला पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के धातु में प्रवेश करते हैं। तो हमने देख लिया। जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया द्वारा पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। तो ये किस तरह से उत्प्रेरित होते हैं? पायरूविक अम्ल है, एसिटिल कोएंजाइम के साथ NADH के साथ में अभिक्रिया करता है, पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में करता है। इससे एसिटिल कोएंजाइम बनता है 2 कार्बन युक्त, 1 कार्बन CO2 के साथ में निकल जाता है NADH प्लस H, यानी NADH प्लस H+ बनता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान पायरूविक अम्ल के 2 अणुओं के उपापचय से NADH के 2 अणु, यानी जब 2 अणु होंगे पायरूविक अम्ल के तो 2 NADH के अणु बनेंगे। NADH और इस प्रकार से इसमें जब 2 NADH बने तो 6 ATP यहाँ पे बढ़ जाते हैं। 6 ATP के अणु का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। अब एसिटिल कोएंजाइम चक्रीय पथ ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं, इसमें प्रवेश कर जाता है और इसको वैज्ञानिक हेंस क्रेब ने खोजा था। हेंस क्रेब ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको क्रेब चक्र कहते हैं। अब ये पायरूविक अम्ल है, ये पायरूवेट है, ये एसिटिल कोएंजाइम में कैसे परिवर्तित हुआ? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ही एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन युक्त है। ये 4 कार्बन युक्त ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के साथ में मिल करके साइट्रिक अम्ल बनाता है, जो 6 कार्बन युक्त होता है। साइट्रिक अम्ल से एक CO2 का अणु निकल जाता है और एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, जो NAD को NADH2 में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि 5 कार्बन युक्त अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बनता है। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल से एक CO2 निकल जाता है, NAD से NADH2 बन जाता है और GDP से GTP बन जाता है, गुआनोसिन डाइफास्फेट से गुआनोसिन ट्राइफास्फेट। और ये GTP है, ये अपना फास्फोरस ADP को देकर के ATP बना देता है और फिर से GDP में परिवर्तित हो जाता है। फिर जो सक्सीनिक अम्ल बन जाता है 4 कार्बन युक्त। फिर सक्सीनिक अम्ल से प्रोटॉन व हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं और FAD हो जाते हैं और FADH2 में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर सक्सीनिक अम्ल से 4 कार्बन युक्त मैलिक अम्ल बनता है। मैलिक अम्ल से ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है। मैलिक अम्ल से ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के बनते समय मैलिक अम्ल से
हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं और NAD को जाते हैं और NAD से NADH2 बन जाता है। तो ये हमारा सिट्रिक अम्ल चक्र था। अब इसको हम यहाँ देख लेते हैं बुक के अनुसार। तो TCA चक्र का प्रारंभ एसिटिल समूह के ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल एसिटाइल समूह के ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल यानी कि OA तथा जल के साथ संघनन से होता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम द्वारा होती है। यानी जो साइट्रिक अम्ल का निर्माण है वो सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है तथा सिट्रिक अम्ल बनने से पहले कोएंजाइम निकल जाता है और फिर सिट्रेट है वो आइसोसिट्रेट में परिवर्तित हो जाता है और आइसोसिट्रेट से डीकार्बोक्सिलीकरण के 2 लगातार चरणों में पूरा होता है। इसके उपरांत अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बनता है। आइसोसिट्रेट का डीकार्बोक्सिलीकरण होता है जिससे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बनता है, 5 कार्बन युक्त होता है। इसके बाद में सक्सिनिल कोएंजाइम का निर्माण होता है। सक्सिनिल कोएंजाइम यानी अल्फा कीटो ग्लूटेरेट से कोएंजाइम जुड़ जाता है और सक्सिनिल कोएंजाइम बन जाता है। फिर सक्सिनिल कोएंजाइम है वो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत होकर चक्र को आगे बढ़ाता है। सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक अम्ल बनता है। सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक अम्ल बनता है यानी कि 4 कार्बन युक्त, और इस दौरान GTP के 1 अणु का निर्माण होता है। यानी GDP से GTP के 1 अणु का निर्माण होता है जब सक्सिनिक कोएंजाइम से सक्सिनिक अम्ल बनता है। तब यहाँ पे सक्सिनिक अम्ल से यानी सक्सिनिक कोएंजाइम से सक्सिनिक अम्ल बनता है तो एक GTP का निर्माण होता है। इसे क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। यानी जो GDP से GTP बनता है इसको क्या कहते हैं? क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। और इन युग्मित अभिक्रियाओं में GTP GDP में रूपांतरित हो जाती है तथा ADP से ATP का निर्माण होता है। यानी जो GTP है ये अपना फास्फोरस ADP को दे देता है जिससे कि यानी ADP को दे देता है जिससे ATP बन जाता है और GTP जो है GDP में परिवर्तित हो जाता है। चक्र में 3 स्थानों पर NADH का NADH2 में अपचयन होता है। पहला तो होता है सिट्रिक अम्ल और एसिटिल कोएंजाइम के बीच में। दूसरा होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल और सक्सिनिक अम्ल के बीच में। और तीसरा जो होता है मैलिक अम्ल और ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के बीच में बनता है, अपचयन होता है। TCA चक्र द्वारा एसिटिल कोएंजाइम को एंजाइमस अम्ल के निरंतर ऑक्सीकरण हेतु TCA चक्र द्वारा एसिटिल कोएंजाइमस अम्ल के निरंतर ऑक्सीकरण के लिए ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। तो TCA चक्र द्वारा एसिटिल कोएंजाइम अम्ल का ऑक्सीकरण होता है और इसको ऑक्सीकरण करने के लिए एसिटिल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल की आवश्यकता होती है जो चक्र का प्रथम सदस्य है। तो चक्र का प्रथम सदस्य क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल है। इसके साथ ही NAD तथा FAD का NADH तथा FAD का FADH2 में क्रमशः पुनरुत्पादन होता है, यानी बार बार उत्पादन होता है। अतः सांस की इस अवस्था के समीकरण को संक्षेप में इस प्रकार से लिख सकते हैं।
तो जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल है ये इस चक्र का प्रथम सदस्य है। समीकरण देखते हैं। पायरुविक अम्ल से 4 अणु NAD के, फिर 1 FAD का, 2 जल के अणु, फिर ADP का, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है अभिक्रिया और 3 कार्बन के अणु मुक्त होते हैं। 4 NADH प्लस के होते हैं, फिर FADH2 और फिर ATP बनते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पूरा जो पायरुविक अम्ल के 2 अणु हैं, एक अणु की ये थी, अगर 2 अणु ले ली जाए तो 6 अणु तो CO2 के बनेंगे, 6 अणु CO2 के निकलेंगे, 8 अणु NADH2 के निकलेंगे तथा FADH2 के 2 अणु निकलेंगे और ATP यानी कि GTP के 2 अणुओं का निर्माण होगा। तो GTP बाद में ATP बनाते हैं। अभी क्रेब्स चक्र पूरा हो गया। अब इसमें कहीं भी ना तो ऑक्सीजन का जिक्र हुआ है और ना ही ATP के निर्माण का जिक्र हुआ है। अतः ऑक्सीजन और ATP के निर्माण का जो जिक्र है वो हम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंतर्गत देखेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में चलता है।